नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस 1000 साल लंबे दौर की। एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े साम्राज्य बने, एक दूसरे से टकराए और फिर बिखर गए। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, ये कहानी है शक्ति की, संघर्ष की और कुछ नया बनाने की। एक ऐसी कहानी जिसने इस सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है और फिर खत्म कैसे हो जाता है। महत्वाकांक्षा, फिर सब कुछ एक करना और आखिर में पतन। ये एक ऐसा चक्र है जो इतिहास में हमें बार बार देखने को मिलता है। तो चलिए इस कहानी की पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत से। देखिए, सम्राट हर्ष के जाने के बाद नॉर्थ इंडिया में एक तरह का पावर वैक्यूम, यानी एक राजनीतिक शून्य सा बन गया था। मतलब कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर सके। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य सिर उठाने लगते हैं और उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा, बहुत लंबा संघर्ष। जरा सोचिए, 200 साल, 2 सदियों तक 3 बड़ी बड़ी शक्तियां, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से पाल और दक्कन से राष्ट्रकूट, सिर्फ एक शहर के लिए आपस में लड़ती रहीं। वो शहर था कन्नौज। अब कन्नौज उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सिंबल था, एक प्रेस्टीज पॉइंट था। जिसने कन्नौज जीत लिया, समझो उसने अपनी बादशाहत का लोहा मनवा लिया। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ये 200 साल की लड़ाई लड़ लड़कर ये तीनों ही साम्राज्य अंदर से खोखले हो गए, कमजोर पड़ गए। कोई भी असली विजेता बनकर नहीं उभरा। और इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बंट गया। सब आपस में ही लड़ रहे थे। और यही आपसी फूट आने वाले समय में बाहरी ताकतों के लिए एक खुला दरवाजा बनने वाली थी। लेकिन ठहरिए, कहानी का यह सिर्फ एक हिस्सा है। जिस वक्त उत्तर भारत इस संघर्ष की आग में जल रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। एक कहानी वैभव की, समृद्धि की। ये देखिए, उत्तर और दक्षिण में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ उत्तर, जहां आपस में लड़ लड़कर सब कमजोर हो रहे थे, और दूसरी तरफ दक्षिण, जहां बड़े बड़े स्टेबल एम्पायर्स थे जो समुद्री व्यापार से खूब पैसा कमा रहे थे, मालामाल हो रहे थे। उनकी ताकत और कल्चर की धमक तो साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच रही थी। सच में ऐसा लगता है जैसे एक ही देश में 2 अलग अलग दुनियाएं बस रही हों। और दक्षिण की इन ताकतों में सबसे बड़ा नाम था चोल साम्राज्य का। क्या जबरदस्त नेवी थी उनकी। समुद्री व्यापार के रास्तों पर उनका एक छत्र राज चलता था। और सिर्फ चोली नहीं, पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की नींव रखी, तो वहीं राष्ट्रकूटों ने तो कमाल ही कर दिया। एलोरा में एक ही चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर जैसा अजूबा बना दिया। ये वाकई एक गोल्डन एज था, एक स्वर्ण युग। तो देखिए, एक तरफ दक्षिण में ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ उत्तर में थी कमजोरी। और इतिहास गवाह है, राजनीतिक कमजोरी हमेशा एक खुले निमंत्रण की तरह होती है। उत्तर पश्चिम से कुछ नई ताकतें इस खालीपन पर नजर गड़ाए बैठी थीं और बस सही मौके का इंतजार कर रही थीं। और फिर वो मौका आ ही गया। सबसे पहले आया महमूद गजनवी। उसका मकसद साफ था, आओ, लूटो और वापस चले जाओ। लेकिन उसके बाद जो आया, यानी मोहम्मद गोरी, उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। वो सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, उसका लक्ष्य था यहीं बसना और यहीं पर अपना शासन स्थापित करना। और फिर आया वो साल, वो लड़ाई जिसने उत्तर भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। साल 1192, तराइन की दूसरी लड़ाई। इस एक लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत ने राजपूतों के विरोध की कमर ही तोड़कर रख दी। और यहीं से भारत में तुर्की शासन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इस जीत के बाद उत्तर भारत में एक नई पावरफुल सेंट्रलाइज पावर का उदय हुआ। नाम था दिल्ली सल्तनत। और इस सल्तनत ने अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक इस जमीन पर हुकूमत की। इन 300 सालों में दिल्ली की गद्दी पर एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंश आए। पहले मामलुक या गुलाम वंश, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी। और जानते हैं इसकी नींव किसने रखी? मोहम्मद गोरी के ही एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस सल्तनत का सुनहरा दौर आया अलाउद्दीन खिलजी के वक्त, जब इसका साम्राज्य दक्षिण में दक्कन तक जा पहुंचा था। ये इसका पीक था। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, साम्राज्य बनते हैं और बिखर भी जाते हैं।
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। एक तरफ थी लोधी वंश की सेना और दूसरी तरफ से आया था बाबर। इस लड़ाई में लोधी वंश की हार हुई और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज भी डूब गया। लेकिन एक सूरज डूबा तो एक नया और भी बड़ा सूरज उगने वाला था। और वो नया साम्राज्य था मुगल साम्राज्य।